मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच होती दिखाई दे रही है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में शनिवार आधी रात के बाद मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है, जहां आंधी तूफान के बाद रविवार सुबह 4 बजे के बाद से ही बारिश होती रही। दिन भर उमस वाली गर्म से परेशान रहे दिल्ली वालों के लिए रविवार 25 मई 2025 का दिन सुहाना रहने लगा। दूसरी तरफ अरब सागर में लो प्रेशर और केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय से पहुंचने के बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज से बहुत ही तेज बारिश होने के पूर्व अनुमान जताए हैं, जहां महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने और आम लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार देर रात को मौसम का तेवर बदल गया, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए इससे पहले ही मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया था। इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई, जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। जी हां, इस क्लाइमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान विदर्भ, मराठावाड़ा, कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जहां बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की साथ 1 से 2 पर बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश व गरज चमक की संभावना है। गुजरात में रेल मंत्री ने ऐसा मजेदार और दिलचस्प भाषण दिया कि सुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी हंसते रह गए। जी हां, इस भाषण में रेल से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की बातों के साथ साथ नेताओं के बीच का दोस्ताना अंदाज भी साफ झलकता है। स्टीम की जब एज थी, स्टीम की दुनिया थी, तब दाहोद रेलवे का बड़ा प्रोडक्शन सेंटर था। लेकिन स्टीम इंजन हटने के बाद में दाहोद में कामकाज कम हो गया। इसका दाहोद की अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ा। हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में फैसला लिया कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे और 2023 में काम चालू हुआ। आज एक आधुनिक फैक्ट्री बनकर तैयार है। साथियों, लगातार झंडा फहरा के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते रहो। लगातार देखो आज दाहोद की धरती में कितनी गूंज है, पता चलना चाहिए देश को। साथियों, अब देखो इस दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल। ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। साथियों, दाहोद में ये जो इंजन बना है, ये हाई क्वालिटी और कम दाम। भाई, गुजरात की तो खास बात होती है अपने, दाम कम क्वालिटी ज्यादा, इसीलिए दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इस इंजन का नाम क्या है? શું નામ છે? D9। D9 मने दाहोद 9000। दाहोद 9000। कल मैं जब आया तो जसवंत भाई ने मुझे ये कड़ा पहनाया, तो मैंने उनको पूछा इसको गुजराती में क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा इसको दाहोद नु भूरियो बोलते हैं, दाहोद नु भूरियो। और अब दाहोद की पहचान मोदी जी ने एक और बनाई है, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु इंजन। मेरे साथ बोलोगे? दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु। ये बात
तो ये जो नई पहचान दी है मोदी साहब ने, मोदी साहब का अभिवादन करोगे मेरे साथ? खड़े हो जाओ सबके सब और मेरे साथ भारत माता का जयकारा करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोलो झंडा फहराते हुए, भारत माता की। हॉल में तो मुझे ले आए हो, ताकत दोगे नहीं दोगे ये भी बताओ। देखो इस तरह समझो, इस तरह समझो। क्रिकेट देखते हो ना, फिर आया एक लंबे बालों वाला जिसने सारे पुरानों को भुला दिया और आज भी जिसका डंका बजता है, भले ही आज उसके पास कुछ ना हो। उसके बाद आए कोहली साहब, फिर आए सूर्य कुमार यादव साहब और आजकल बहुत शुभमन गिल और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नौजवान, और अभी एक और वो सूर्यवंशी आ गए हैं और हमारा छोटा भाई रिंकू उसको। और आप बताओ, जब तक आप मौका नहीं दोगे उसको प्लेइंग 11 में नहीं लाओगे, 15 में बिठा के रखोगे, 20-21 में बिठा के रखोगे, उससे पानी पिलवाते रहोगे, बल्ले उठवाते रहोगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तो 1 ही साल हुआ है। याद रखना, इन 5 साल के पूरे होने से पहले आपकी जिंदगी में रोशनी लाने का इंतजाम हम सब लोग करेंगे। मेरी बात का मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, पार्टी के नेताओं से कहता हूं, भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर छीनना चाहते हो अधिकार, तो जिस तरह से पेट पालने के लिए 8 घंटे काम करते हो, रोज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी 2 घंटे 1 घंटा काम करो। क्योंकि पूरा देश खड़ा था, लेकिन सरकार के लोगों ने यहां भी मुस्लिम भाइयों को पीटने का, परेशान करने का काम किया। और ये बेचारे उन नेताओं की तरफ देखते हैं जिनको आगे बढ़ाते आए, ताकत देते आए, कुर्सी बिठाते आए, और वो नेता ये उनकी तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं। उनको पता है कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये पीठ छिद कभी हमारे पास ही आएंगे, तो इनकी आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं मानता। मैं इनको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो, मन पक्का कर लो, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर दोबारा किसी नेता की जरूरत पड़ जाए तब फिर मुझे कहना। पिछले कुछ दिनों में अपराध की बाढ़ आ गई है। आगरा में भी सुन रहा हूं, जो आगरा हमारा किला था, वहां भी बारात रोकी जा रही है। दिल में बड़ी तकलीफ थी, कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दिल में तकलीफ थी, हर दिन इंतजार कर रहा था कि आगरा का दिन कब आएगा, आगरा का दिन कब आएगा। आज आगरा का दिन आया है। आगरा का दिन तो आ गया, आजाद समाज पार्टी का दिन आएगा नहीं आएगा ये भी मुझे बता दो। अच्छा आप बताओ। और जो जमीनें हमें मिली थी, उन जमीनों को भी लूटने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस सरकार का जाना जरूरी है नहीं जरूरी है बताओ? तो सोचो, सरकार चली गई, लेकिन अगर आपकी नहीं बनी तो आपके हिस्से में क्या आया? समझे नहीं समझे? भाई ये फोन इस हाथ में था, अब इस हाथ में चला गया, आपके हिस्से में क्या आया? आप बीच में खड़े हो जाओ दीवार बन के कि ये ताकत इधर से जाएगी तो हमारे पास आएगी, इस बात को दीवार बन के खड़े हो जाओ। सुबह हो शाम, आप चाहे ईंटें उठा रहे हो, भट्टे पे हो, कोलू पे हो, रिक्शा चला रहे हो, कोई छोटी दुकान चला रहे हो, रेडी पटरी पे हो, एक ही बात आपके कान में गूंजनी चाहिए, जो बात आपसे कह के यहां से विदाई लूंगा कि हमें अपनी ताकत 2027 में बनानी है। ये बात आपके कानों में हर समय गूंजनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा पहुंचे। यहां उनका विशाल रोड शो निकला, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार शामिल हुआ। कुरैशी परिवार ने पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात पहुंचे हैं, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सोफिया कुरैशी के परिवार वालों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आज आमने सामने देखना हमारे लिए गर्व की बात है। जहां कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई मोहम्मद संजय कुरैशी ने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच हैं और हमें उन्हें आमने सामने देखने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी बहन सोफिया कुरैशी की बहादुरी की तारीफ की है और कहा है कि निस्संदेह इससे बड़ी गर्व की बात और नहीं हो सकती है। साथ ही कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं खुद एक महिला हूं और इस बात को बाखूबी समझ सकती हूं कि उन्होंने आज की तारीख में महिलाओं को कितना ऊपर उठा दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा है। क्या है ना, एक तो समझ में कुछ आया नहीं क्या बोला उन्होंने, लेकिन क्या है कि बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हमने हमारे नगरवासियों ने आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कैसा लग रहा था जब माहौल कैसा था वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही मतलब दर्शनीय स्थान था वो। सर कौन कौन आपकी फैमिली से कौन कौन गया था रोड शो में? मेरी फैमिली से मेरी मिसेज थी, लड़की थी, लड़का था। तो सभी मतलब फैमिली मेंबर गए? सभी फैमिली। वहाँ पे क्या क्या मतलब आपने कितने समय पहले से चले गए थे आप वहाँ पे? हम वहाँ पर करीब आधा घंटे पहले पहुँच गए थे, आधा घंटे। अच्छा, और जब एंट्री हो रही थी आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो हाँ प्रणाम किया है। अच्छा अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको, राष्ट्रपति देश के प्रधान है वो, हमने सम्मान देना हमारी ड्यूटी है, ये इट इज कम से ड्यूटी। तो एक जेस्चर की आप ले हुई, आदान प्रदान हुआ, जेस्चर का प्रणाम, जेस्चर का आदान प्रदान हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक प्रसन्न लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम अफसर आपका? ताज मोहम्मद कुरैशी। आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम जो भी था, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, बहुत बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा और सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से अच्छे से जो किया है, बहुत अच्छा लगा था। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी जब आए तो आपने और पूरे वडोदरा ने कैसे उनका स्वागत किया था? अभी जैसे आए तो उन्होंने फूलों से स्वागत किया सबको, हम लोगों ने, और सभी को हंसते बोला, उन्होंने भी किया और कुछ बोला भी है उन्होंने, इशारे सारे बहुत कुछ किए। हाँ, वही इशारे में क्या बात हुई? हाँ, वही अब वो इतना शोर था और जो सभी स्वागत में थे तो इतना समझ नहीं आया क्या बोला ये चीज़ का, और बोला उन्होंने सारा करके ऐसा करके। लेकिन आपको पहचान लिया कि आप कर्नल सोफिया की माता जी हैं, ऐसा पहचान लिया? उनको पहले बताया होगा तो पहचान ही जाएंगे, और भी जो न्यूज़ में आ रहा है पहले भी आया है तो देखे हुए तो पहचानेंगे। क्या कहेंगे जब मोदी जी इतना वेलकम लोगों ने किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में सब एक होके उनका स्वागत कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और जिस तरीके से आपकी बेटी ने जिस तरीके से आतंकवाद को एक जवाब दिया है, और जब वो आतंकवाद के जवाब का चेहरा बनी है पूरे देश में, उसके लिए कितना गर्व महसूस कर रही हैं आप? उसके लिए तो बहुत खुशी है कि हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी नहीं है, हमारे देश की बेटी है, और जो भी किया बहुत अच्छा किया। और आगे भी हम तो बोलते हैं कि और भी हमारे देश की बेटियां जो है उनको पढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए, ताकि वो भी इसी तरह से बने। और बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे होना चाहिए। क्या नाम तो बहुत खुशी की बात। मेरा नाम हलीमा कुरैशी। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो यात्रा निकली है पीएम मोदी जी की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो हमेशा फ्रंट में खड़े रहते हैं अपनी जनता के। वो मतलब इस तरह का आश्वासन देते हैं सबको, पूरी अपनी देश की जनता को, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो फीमेल है ऑपरेशन सिंदूर में जो है, मोस्टली आज जो यात्रा निकली पूरी फीमेल ही थी। नारी सशक्तिकरण बोलते हैं ना, पूरा का पूरा फीमेल को देख के, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ तो उस चीज़ को महसूस किया जा सकता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर फीमेल को इतना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी सक्सेस क्या होगी। और सक्सेस रेट तो सबने देख ही लिया, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो भी फीमेल है, व्योमिका सिंह है वो भी जो है फीमेल है, कर्नल सोफिया कुरैशी भी। तो 2 फीमेल के साथ जो ब्रीफिंग की और वर्ल्ड को बताया गया कि हम जो है किसी से कम नहीं है। नरेंद्र जी के नेतृत्व में इतना बड़ा ऑपरेशन जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में लिया गया विदाउट एनी कैजुअलिटी, ये कोई कर नहीं सकता। इसके लिए बहुत ही प्रिसिशन चाहिए और एकदम मतलब उसको मालूम होना चाहिए, इंसान को पता होता है कि, और हमारे मोदी जी को पता होता है कि कैसे करना है।
और हम लोग जो एज अ नॉर्मल कॉमन मैन है, कोई फियर ही नहीं था, लेकिन लोगों में भगदड़ हो जाती है, डर हो जाता है ना जब ऐसा कुछ होता है कि भाई बॉर्डर में कुछ लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो डर जाते हैं लोग। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, हमें पता है कि हम सेफ है। मैम, जब इतना सक्सेस ऑपरेशन करने के बाद जब आज पहली बार मोदी जी वडोदरा आए तो आप रोड शो में मौजूद थी, कैसा माहौल था, आपने कैसे वेलकम किया? मोदी जी जब आए वहाँ पे तो पूरा माहौल ही अलग था, एकदम तिरंगा लहरा रहे थे, सारी जगह में जय जयकार हो रही थी। मोदी जी जब आए तो लोग वेट कर रहे थे कि कब मोदी जी को मिले, एकदम मतलब। और मोदी जी के जो फेस में जो तेज था, वो जो भावनाएं थी, वो बहुत ही डिफरेंट थी। उनको देख के लगता है कि कंट्री के लिए कुछ करने का जज्बा जो रखते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। मोटिवेशन और इंस्पायर उनको देख के पता लगता है। वो तो जिसने उन्हें देख लिया ना एक बार, वो पूरा अलग ही होता है। तो मैम, जब आप मोदी जी आपके पास से पास हो रहे थे तो आपको पहचान लिया था, उन्होंने प्रणाम भी किया? हाँ, उन्होंने प्रणाम किया, सीमा मैम ने बताया उनको, तो प्रणाम किया। और मतलब हमने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बहुत ही वो जो मोमेंट था वो बहुत ही अलग था एकदम, मतलब उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ, मोदी जी, एक मेरे को लगता है मोदी जी संदेश देना चाहते थे पूरी दुनिया को कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपके पापा को प्रणाम किया, देखा आपने वहाँ पे? हाँ, सबको प्रणाम किया था, हम सबको। तो आपने जेस्चर में क्या मतलब हमने भी प्रणाम किया, हमने फ्लावर भी फेंके थे, कैसा लगा डाले था थे। उस टाइम? बहुत कैसा ज़्यादा फील आया था? बहुत अलग ही फीलिंग, मतलब एक आप मतलब एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलना देखना बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैम, एक कहा जा सकता है कि जैसे कर्नल खुफिया ने जो देश के लिए किया और जब आप पीएम आपको प्रणाम करके वो एक जेस्चर है उनका, उनके प्रति जो कर्नल खुफिया कुरैशी ने जो किया उनके प्रति एक भाव व्यक्त किया, आपको प्रणाम करके, आपके परिवार को प्रणाम करके, ऐसा कह सकते हैं? मुझे लगता है उन्होंने कर्नल कुरैशी मेरी सिस्टर के लिए नहीं था, वो पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए था। एक श्रद्धापूर्ण प्रणाम था, नमस्ते था, पूरे मुझे लगता है पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए था कि हम आपके साथ हैं, हम मतलब आप आगे बढ़ो और हमारे डिफेंस सिस्टम पूरी जनता के साथ है। वो एक मैसेज था जो डिफेंस को लेके, गवर्नमेंट के लेके और आम जनता के लिए था, आश्वासन का और एकदम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का, प्लस वुमेन के लिए था कि देखो अपने सिंदूर के लिए जो रक्षा करनी है हम डटे हुए हैं और आप भी किसी से कम नहीं, आप खुद अपनी सिंदूर की रक्षा कर सकते हो। तो वुमेन के साथ ही बता दिया। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान को जमकर नताड़ा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने नए हमले का नाम बुनियान अल मरसूस रखा हुआ है। जी हाँ, ये कुरान शरीफ की एक आयत से है जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो एक ठोस दीवार की तरह खड़े रहो। लेकिन पाकिस्तानी सेना एक प्रतिष्ठान बहुत झूठे हैं। उसी आयत में पहले अल्लाह कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। वे इतने झूठे हैं कि वे कुरान के पूरे देश को समझना ही नहीं चाहते। क्या वे पूरे पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर गोलीबारी करते समय दीवार की तरह खड़े होना भूल गए थे? जी हाँ, ओवैसी ने आगे कहा है कि अब वे IMF से $1 बिलियन का लोन ले रहे हैं, जिसने पिछले 75 साल में आपने क्या किया है? आपको IMF से ये लोन लेने के लिए किसने मजबूर किया है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये लोन पाकिस्तान को दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी कोष की तरह है जिसका वे दुरुपयोग करेंगे। अब अमेरिका, जर्मनी, जापान को देखिए कि वे देश इस पर कैसे सहमत है। आज जो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी PM है शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा कौंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ और कौंसिलर रिप्रेजेंटेटिव का हमारी मीटिंग हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड, प्रमोटेड, ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये
पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो TRF ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के हमने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि TRF पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो TRF के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन को बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात ये है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद TRF ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया। और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले उन 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है। और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा, और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था। और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है। तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से टॉप लीडर से मुलाकात हुई, 2 दिन की बहरीन की विजिट खत्म होने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से, बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, हमने जो बातचीत की उन्होंने बड़ा अच्छा सुना, उन्होंने अपनी बातें भी रखी जो उनकी सरकार का ज़ाहिर अपना पक्ष रखे, हम अपनी सरकार की बात रखे। उनको बताए कि देखिए, इंस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है, और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हम तो यहाँ पर करीब 7 लाख से करीब ज़्यादा नॉन बहरीन रहते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा हमारे करीब 2 लाख मलयाली इंडियंस रहते हैं, फिर कर्नाटका के हैं, तेलंगाना आंध्रा के हैं, और मुख्तलिफ भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सब उन्होंने उस बात को माना कि भाई यहाँ पर आप भारत के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहरीन के लिए। हमने भी अपनी बात रखी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक जनअभ्यास में केजरीवाल सरकार और उसके विधायकों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के विधायक काम करवाकर पेमेंट किए बिना चले जाते हैं, जिसमें जनता और काम करने वाले लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रेखा गुप्ता के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां क्या वाकई आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर छिपी हुई कोई बड़ी लापरवाही या भ्रष्टाचार है। आपको देखिए रेखा गुप्ता की इस बयान। पहले दिन से इनका काम शुरू हो गया, क्योंकि इनको बताया गया कि जब तक क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन सही नहीं होगी तब तक सड़कें बनाने का काम हम शुरू नहीं करेंगे। तो लगातार जल बोर्ड पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें जो 40-40 साल पुरानी पूरे के पूरे इलाके में थी, उनको बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता न केवल शालीमार बाग विधानसभा में है बल्कि पूरी दिल्ली के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन जहां जहां भी खराब है उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आदरणीय मोदी जी के ध्येय के साथ चल रहा है कि पूरी दिल्ली को नल से जल मिले, यानी हर व्यक्ति को नल का उसके पास हो अपना और उसको जल मिलना चाहिए। तो इसीलिए पूरी दिल्ली में जहां जहां भी पानी की पाइपलाइनें खराब हैं उनको ठीक करने का काम, वहां नई पाइपलाइन डलने का काम, नई सीवर लाइन डलने का काम, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनाने का काम, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम लगातार चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में काम हो रहा है। आज यहां पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, अक्सर जब हम लोग यहां से इस रोड से जाया करते थे तो पूरी की पूरी रोड पे सीवर का पानी बिखरा होता था। छोटे छोटे बच्चे उस सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर थे। जब स्कूल जाते थे अपने कंधे पे बैग लटकाए हुए, तो इसमें से सीवर के गंदे पानी में पैर रख करके, जूता रख करके उन्हें जाना पड़ता था। हम लोग भी जितनी बार यहां से गुजरते थे तो हमें लगता था कि कितनी बुरी हालत है। स्थानीय विधायक को सैकड़ों बार हम लोगों ने संदेश दिया, पर कभी भी अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कभी झुग्गियों में पानी की पाइपलाइन डले, कि सीवर का काम हो। जस के तस पूरा का पूरा एरिया ऐसा का ऐसा पड़ा रहता था। बड़ी लंबी सूची है मेरे पास हाथ में, क्योंकि आज लगभग 100 दिन हो गए मुझे इस विधानसभा की विधायक बने हुए, 100 दिन। और 30 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे सरकार के बने हुए। विधायक पहले बन गई थी ना, उसके 10 दिन बाद निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री बनाया गया, तो विधायक का कोटा पहले आ गया। तो इसलिए 100 दिन मेरे विधानसभा में पूरे हो गए हैं। तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज मेरे हाथ में है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूं। और इसमें जो आज काम हो रहा है, ये बताया अभी हमारे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब ने कि ये पूरा का पूरा जो सीवर लाइन हमारी आयुर्वेदिक झुग्गी से निकलती है, उसके लिए कोई सीवेज प्लांट नहीं है, जिसके कारण से लोगों को समस्याएं होती थी। अब वो सीवर के माध्यम से चलेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि बाहरी दिल्ली जो रिंग रोड है, उसमें मुकरबा चौक से मधुबन चौक, जिसका उद्घाटन हमने उस दिन आधी रात को किया था, काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे। 13 करोड़ की लागत से वो आउटर रिंग रोड बनाने का काम मेरे विधायक बनने के तुरंत बाद से हमने शुरू कराया। चौधरी मेहर चंद्र मार्ग, जो कि हमारे हैदरपुर गांव की एक मेन एंट्री है कैस्पिया होटल के पास, जो वर्षों से आपने देखा कि हर बारिश में वहां पानी खड़ा हो जाता था। एक नाली वहां पे वर्षों से, जब से वो सड़क बनी होगी, कभी बनाई नहीं गई। उस नाली का काम जो है 58 लाख की लागत से उस नाली का काम बनना शुरू किया। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस बारिश में उस सड़क पे पानी जमा नहीं होगा। तो ये मेरे हैदरपुर गांव के और हैदरपुर झुग्गी के सभी भाई बहनों के लिए, अंबेडकर कॉलोनी के भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी, सुख संदेश है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई, आपको पता है कि बिना ढके होने के कारण रोजाना वहां पे गाय गिरती थी, रोजाना वहां पे बच्चे गिरते थे, और वो नाले जो है ढके नहीं हुए थे। उसके साथ में जो फुटपाथ था वो मिट्टी
से भरा हुआ था, वहां पे कोई किसी प्रकार की टाइलें नहीं थी। उस नाले को हमने 34 लाख की लागत से ना केवल नाले को पूरे को ढकवाया, बल्कि उसके साथ में जो फुटपाथ है वो भी ठीक कराया, उस पे भी टाइलें बिछाई, और जो सड़क के बीचों बीच पेड़ जिसके कारण से रास्ते की बाधा बनती है, उनको हटाने का काम भी अब पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। और इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको डीसिल्ट किया गया। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है। अंबेडकर नगर कॉलोनी में गली नंबर 5, 9, 11 का पुनर्निर्माण हुआ 11 लाख की लागत से, जो हमारे फ्लड विभाग के द्वारा हमने करवाया। सीएनडी ब्लॉक में, सीएनडी ब्लॉक शालीमार बाग में प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने 9 लाख की लागत से सामुदायिक भवन की रिपेयर वो उसका काम शुरू करवाया है, और उसको अब हम लाइब्रेरी बनाने के लिए भी आपके लिए उस काम को कर रहे हैं। डीए ब्लॉक में 26 लाख रुपए की लागत से नई पानी की लाइन डीडीए के द्वारा काम जिसका प्रोसेस में है, काम चल रहा है। इसी तरीके से डीडीए में पानी की लाइन जो है, ये एक ही पॉइंट है। ये शीश महल पार्क आप सब देख रहे हैं कि लगातार उसमें कितना सुंदर काम। देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी, मैं कहा कोई बात नहीं, वो गुजारा कर लेंगे, परंतु हमारा जो शीश महल जो ये पार्क है, इसको बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत से लगातार काम चल रहा है। 4 बार स्वयं एलजी साहब ने यहाँ राउंड लिया, और एक बहुत ही सुंदर एथनिक सा पार्क जिसमें कैफे सेंटर भी और बहुत सुंदर सौंदर्यकरण उसका चल रहा है, उसका भी जल्द उद्घाटन हम लोग करने की स्थिति में है। एमसीडी पार्क जो सीएनडी ब्लॉक के अंदर है, उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल का भी काम उसमें 12.5 लाख की लागत से एमसीडी के द्वारा सीएनडी ब्लॉक में किया जा रहा है। और एमसीडी पार्क जो डीए ब्लॉक के हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल विभाग का ये काम है। 4 पोल और 4 सेमी हाईमास लाइट, ये भी 12 लाख की लागत से ये काम किया जा रहा है। पूरी गोविंद मोहल्ले में 10 लाख की लागत से टाटा पावर द्वारा बिजली की पुरानी केबल के स्थान पे नई केबल लगाने का काम किया गया है। और डीए ब्लॉक में भी ऐसे ही 350 मीटर भूमिगत एलटी केबल बिछाने का काम चल रहा है, और उसमें 700 मीटर भूमिगत केबल जो है वो बदली गई 16 लाख की लागत से। नेहरू कैंप में हमने ड्यूसिप के माध्यम से सारी गलियों का निर्माण जो 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। नए टॉयलेट ब्लॉक हैदरपुर की हमारी झुग्गियों में 42 लाख रुपए की लागत से नए टॉयलेट ब्लॉक लगाए गए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक झुग्गी में जो 60 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण 95 लाख की लागत से, ये काम अभी शुरू हो गया है। ड्यूसिप कौन बताएगा? अभी शुरू होना होगा, इसलिए मैं ध्यान में है, मुझे शुरू होना है। आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने जो सेवा बस्ती की सड़कें और नालियों का निर्माण भी 1 करोड़ की लागत से वो काम चल रहा है। और गलियों का काम तो शुरू हो गया ना, वो तो चल ही रहा है, जो पीछे आए थे। हाँ, स्लो है भाई, इसको तेज करवाओ। पहले पानी की पाइपलाइन डलेगी ना, फिर गली बनेगी, तो वो तो है ही, बाद में फिर नहीं तो तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरीके से आयुर्वेदिक कैंप में 40 गलियों और बाहरी रोड का निर्माण भी 27 लाख रुपए की लागत से उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो किया जा रहा है वो आयुर्वेदिक आयुष्मान योजना में सबका रजिस्ट्रेशन, जो परिवार उसके अंतर्गत आते हैं, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हमारी झुग्गी का निवासी हो, चाहे कॉलोनी का, चाहे गांव का, हर एक का रजिस्ट्रेशन जो 70 साल से ऊपर का है, जिसे 10 लाख रुपए तक का लाभ सरकार के द्वारा इलाज करके मिलेगा, वो काम शुरू है। आज के उद्घाटन के जो कार्यक्रम, ये सीवर लाइन के अलावा जो आयुर्वेदिक कैंप में भी पानी की एक लाइन डाली जा रही है, और खादर में भी
एक पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। ये काम और बोरवेल का बताया, जैसे चीफ इंजीनियर साहब ने 60 बोरवेल हमने लिए हैं जो सारी झुग्गियों के मिला करके है। ये कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है और ये सारे काम शुरू हो चुके हैं, जो कि आपकी विधायक, आपकी अपनी विधायक, एक थे आपके विधायक, एक आपकी अपनी विधायक। तो आपकी विधायक ने 3 महीने कहे या 100 दिन के अंदर इन सारे कामों को शुरू किया है। लगभग पूरी विधानसभा के हर ब्लॉक में एक या दूसरा काम चल रहा है। भाई जिसका भी काम मेरे पास लिखित में आ गया उसकी कार्यवाही शुरू कर दी, और जो घर बैठ के सोच रहे वो फिर वो अपनी चिंता स्वयं करे। गांव में भी हमारे जो जितने चारों गांव हैं, यहाँ पे आईजीएल की पाइपलाइन जो आज तक बिछी नहीं थी, उसको बिछाने का काम भी हमने अपने चारों गांवों में शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे जहां हमारी पीएनजी की जो गैस पाइपलाइन। गाजियाबाद पुलिस ने नाहल गांव के कुख्यात हिस्ट्री शीटर कादिर को एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया है। इसी कादिर को पकड़ने के लिए रविवार को नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद में दबिश दी थी। इस दौरान कादिर के साथियों ने पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग करते हुए उसे छोड़ दिया। इस बदमाशों की फायरिंग ने नोएडा पुलिस में कांस्टेबल सौरभ देशवाल को गोली लगी थी, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में कादिर समेत करीब दर्जन भर बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र के नहाल गांव में रहने वाला बदमाश कादिर 23 साल का है। इसी उम्र में इसके खिलाफ गाजियाबाद और नोएडा समेत कई अन्य जिलों में 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इनमें गैंगस्टर एक्ट के अलावा लूटपाट, मारपीट, हत्या का आरोप और गौ तस्करी के मामले शामिल हैं। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक कादिर के खिलाफ नोएडा के फेज 3 थाने में मुकदमा भी दर्ज है। इसी मुकदमे में नोएडा पुलिस रविवार की रात उसकी तलाश में गाजियाबाद पहुंची थी। नोएडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को उसके घर से दबोच लिया था, लेकिन पुलिस को वहां से निकलने से पहले ही कादिर के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था। इस घटना में नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ देशवाल की मौत हो गई थी। इस संबंध में गाजियाबाद की मसूरी थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो ये पुलिस के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद इस बदमाश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच पुलिस बदमाश से पूछताछ भी कर रही है। अब पुलिस उसके साथियों की पहचान करने की कोशिश कर रही। उधर मसूरी पुलिस ने आरोपी के गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करा दी है, जहां एसएचओ मसूरी के मुताबिक आरोपी के साथी अभी फरार है, उनकी तलाश भी जारी है। 50 आदमी, बच्चे भी बड़े भी सब खड़े हैं यहाँ। तो मतलब क्या हुआ था, कुछ पता लगा? कुछ लोगों ने बताया, कुछ देखा हो? बस मोटरसाइकिल पर आए 3 जने और गोली चली है, इसका लग गई गोली। अपना नहीं पता न चला किसने, क्या हुआ उसमें। किसको पकड़ने आया कुछ पता लगा? हैं? किसको पकड़ने आया कुछ पता लगा? तो ये तमाम इसकी भी जानकारी ना, किसको आए पकड़ना किसको ना आए। आप गांव में रहते हैं, आपके पड़ोस में घर है, बिल्कुल, तब भी आपको नहीं पता लगा कि गोली चली? नहीं, तो हम बाद में आए यहाँ, जब तक तो सारा काम यहाँ होगा, हम तो बाद में निकले। जब अब सड़क पर पड़ा हुआ था वो? हाँ, यहीं पड़ा हुआ है। 2 और है उसके साथ में, यहाँ उसके साथ के है। मोटरसाइकिल पे आए थे वो लोग? हाँ, 3 मोटरसाइकिल पे है। वह आके बैठा है, इतने में पंचायत सहायक आया, गफ्फार भाई मैं कहा जेल का गेट खोल दो। गेट खोल दिया मैंने। तो क्या पता लगा फिर यहाँ पे आपको कि अगर भीड़ किस लिए लग रही, क्या वजह थी भीड़ लगने? पुलिस क्यों आई थी आके? पुलिस ने आई ही कि यहाँ कोई आदमी मार दिया, गोली चला दी। मगर किसे पकड़ने आई थी पुलिस यहाँ गाँव में? कादिर को आई। किसका लड़का कादिर? खुर्शीद का। अपराधी है? हाँ।